नमस्कार मेरे साथी, मैं राहुल पालीवाल, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत ही शानदार होंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं उस बात की जो आपका डाउट था। ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर आपकी छुट्टी बेटा मेरी अभी तक आपकी 2 छुट्टियां हुई हैं। मैं वो टीचर हूं जो नॉर्मली छुट्टियां होती नहीं, कुछ पारिवारिक इमरजेंसी होती है जिसके कारण छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, अदरवाइज नहीं होती। आप अगर उसमें सैटरडे संडे को भी काउंट करते हैं तो वो नॉर्मली सभी की होती ही है। ठीक है, उनको मत करिएगा, अभी तो जितनी क्लास हुई है उसमें। तो एक डाउट था जेन्युइन जो बच्चे का मेरे पास आया कि सर अगर हम घी को देखें तो हम घी को किस में रखेंगे। ठीक है, घी जो है वो क्या होता है, तो घी एक प्रकार का इमल्शन है। क्या होता है, इमल्शन होता है, पायस होता है। ठीक है, तो एक पायस है। इसी तरह से बटर को लेकर के डाउट था, मैंने बटर को जेल में भी पढ़ाया। देखो बटर जो होता है, अगर हम मक्खन की बात करें तो मक्खन 2 फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, मक्खन 2 रूप में पाया जाता है। अगर हम मक्खन की बात करते हैं, बटर की बात करते हैं, तो बटर जो मोस्ट प्रोबेबल होता है वो क्या चीज होता है, वो जेल होता है कि भाई आपका सोल होता है, क्या चीज होता है, इमल्शन होता है। देखो बटर जो है, अधिकतर कंपनियां अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो दूध से क्रीम निकाल करके बनाती है ना, दूध से क्रीम को सेपरेट करके उस चीज को मेथड करती है। तो जब इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो हम इसे जेल में रखते हैं, रखते हैं कि एक प्रकार का जेल है, ये प्रकार का क्या है, जेल है। तो दोस्त याद रखना, अगर मैंने आपको इसके पहले इसको लिखवा रखा है कि ये इसमें होता है तो वो मैंने नेचुरल बटर की बात की है, लेकिन जो अधिकांशतः देखा जाता है वो इसी तरह से प्यारे दोस्त समझा जाता है, इसको इस रूप में हम जानते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या था दोस्त, आपका टॉपिक आज की क्लास का होने वाला था सेपरेशन ऑफ मेथड। लेकिन इसके पहले एक डाउट एक बच्चे का वो था, क्या सर ये क्लास देखो दोस्त, आप 12th लेवल का पढ़ रहे हैं, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि डब्ल्यूटीपीओ में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो वहां और ऐसा डीप, भाई मैं आपको डीप ही लेके चलूंगा दोस्त। याद रखिएगा, दूध भी पायस होता है, दूध पायस था है और रहेगा। जो डाउट था मैंने वो क्लियर किया है, बाकी आपका सब सही है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक नई चीज जो हम यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं थोड़ा सा अब, है ना, उसके बाद मैं आगे लेके चलूंगा। मैंने कल एक लास्ट प्रश्न आपसे जाते हुए क्लास में पूछा था ब्राउनियन मोशन का। क्या आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसके बारे में जानते हो, उसके बाद में उसकी बात करूंगा। टिंडल इफेक्ट के बारे में आप कोई जानते हैं क्या, है ना, टिंडल इफेक्ट के बारे में आप जानते हैं, टिंडल प्रभाव के बारे में आप जानते हैं क्या, जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हम जानते हैं। क्या आप टिंडल प्रभाव के बारे में अच्छे से जानते हैं। क्या आप टिंडल प्रभाव के बारे में जानते हैं। देखो आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि कुछ ऐसे मकान होते थे जिनके अंदर से इस तरह से लाइट जब अंदर आती थी, जैसे मान लीजिए कि ये मकान है और मकान के अंदर अगर लाइट आ रही है, तो अगर वो लाइट इस तरह से प्रवेश कर जाती थी घरों के अंदर, यहाँ से लाइट आ रही है, एक छोटा सा छिद्र है, वो यहाँ से लाइट अगर इस घर के अंदर एंटर करी तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती थी इस घटना के अंदर। वो क्या था, वो समझना। एक लाइट आती थी इस तरह से, और इस लाइट में हमने देखा था कबीलों के मकान में इस छोटे छोटे से धूल कण दिखाई देते थे। ठीक है, तो ये जो डस्ट पार्टिकल दिखते थे, ये जो धूल कण हमें दिख रहे हैं, इन कणों की अगर हम बात करते हैं डस्ट पार्टिकल की, और ये व्हाइट कलर क्या है, तो ये सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश। इस इफेक्ट को अक्सर हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। आपने ये चीज जरूर देखी होगी, है ना। तो ये चीज जो होती है कि जो हमारे प्रकाश के पार्टिकल होते हैं या जो कण होते हैं, तो इन कण के द्वारा प्रकाश का स्कैटरिंग होना या फैल जाना, है ना, या प्रकाश का विक्षेपण हो जाने की घटना, तो ये क्या बनाते हैं, ये लाइट बीम बनता है। क्या बनता है, लाइट बीम, प्रकाश पुंज दिखता है। तो भैया ये जो प्रकाश पुंज होता है, ये जो प्रकाश पुंज बना, ये जो लाइट बिंब बना, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये लाइट बिंब है ना, बिंब नहीं होगा, बीम ही होगा, बीम ही कर लो इसको, लाइट बिंब। ये जो लाइट बिंब बना, इसके अंदर हमें पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो भैया ये जो घटना हमें दिखाई दे रही है ना, ये भी किस चीज को डिनोमिनेट कर रही है, इसके अंदर पार्टिकल होते हैं, कण पाए जाते हैं। मतलब ये चीज हमें पता चली कि यहां भी क्या हुआ, प्रकाश भी एक प्रकार का क्या है, कोलोइड सोल होता है। तो दोस्त याद रखना, लाइट टाइप ऑफ कोलोइड सोल, प्रकाश एक प्रकार का कोलोइड है, तथा कोलोइड या जिसे हम कलिल भी कहते हैं, कलिल में यह सोल का प्रकार है। तो भाई ये किस प्रकार का कोलोइड होता है, सोल होता है, क्योंकि इसमें भी हमें पार्टिकल दिखाई दिए छोटे 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 छोटे। बात समझ में आई। तो ये चीज आप यहां पर देखते हैं। 2 मई को क्लास नहीं हुई थी, हाँ नहीं हुई थी 2 मई को क्लास। ठीक है, मैं एक दिन पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। 2 मई की क्लास का मैंने एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया था। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि ये क्लास नहीं हुई, या तो आपका क्लास में फोकस नहीं होता, या आपने एक दिन पहले की क्लास, अगर मैं किसी कारणवश बाहर जा रहा हूँ तो मैं एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ। अगर एक दिन पहले इन्फॉर्म नहीं कर पाया तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू सूचित कर देता हूँ, है ना। ये काम मैं नॉर्मली करता हूँ, दोस्त याद रखिएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये जो हमें दिखाई दिया, ये क्या था, ये टिंडल इफेक्ट था। इस टिंडल इफेक्ट में हमें पता चला कि जो प्रकाश होता है उसमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लाइट बीम में हमें ये चीज दिखाई दी। अब ये जो सनलाइट है, ये भी प्रकार का कोलोइड विलन निकल करके सामने आया। जब ये कोलोइड विलन निकल करके सामने आया तो ये किस प्रकार का कोलोइड है, कभी हमसे ये प्रश्न पूछ ले भैया। तो याद रखिएगा, जो प्रकाश होती है, लाइट होती है, वो किस प्रकार की होती है। तो भाई अगर हम यहाँ पर इस चीज को कहें तो ये कोलोइड है, लेकिन कोलोइड में कौन सा टाइप होता है, तो सोल प्रकार होता है। कौन सा होता है, सोल प्रकार का होता है। चलो, बहुत बढ़िया। अब एक प्रश्न ये आता है कि जो कोलोइड सॉल्यूशन होते हैं ना, उनके अंदर क्या होती है, ब्राउनियन मोशन होता है। तो ये क्या होती है, ब्राउनियन गति क्या होती है, आइए अब इसको देखते हैं। आपने अक्सर ये नाम सुना होगा, देखा होगा, आप इस नाम से अक्सर परिचित होंगे, भली बात। ब्राउनियन गति, जिगजैग मोशन, आपने बहुत से बच्चों ने कल मतलब जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी फ्राइडे को, उस दिन आपने बहुत सारी चीजें दी थी, कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति, बहुत बढ़िया। देखो मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कैसी होती है। ठीक है, ब्राउनियन मोशन। एक बच्चे ने मुझे कहा था सर आप कंप्लीट सेंटेंस लिखा करिए। नहीं भाई, नोट्स बनाने के क्रम में कभी भी पूरी चीजें नहीं लिखी जाती। जैसे कि इस टिंडल प्रभाव को मैं पढ़ा था, वो हिंदी और इंग्लिश में कंप्लीट सेंटेंस की डिमांड कर रहे थे, ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने लिखा लाइट टाइप ऑफ कोलाइड सोल, वो कह रहे हैं कि नहीं सर ये सेंटेंस जो है आप इंग्लिश में गलत लिख रहे हैं, इसको पूरा विस्तार लिखिए, मतलब कि, है ना, अ लाइट ऑफ, इस तरह से बिल्कुल इज एम आर हैज हैव। भाई हम नोट्स बना रहे हैं, हम इतना डिटेलिंग के साथ में लिखेंगे ना तो हमारे कुछ फैक्ट्स वो होंगे जो एक्स्ट्रा में भर जाएंगे, मतलब फालतू की चीजें बढ़ने लगेगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ओके। यहाँ पर इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब ये चीज हमने यहाँ पर समझी, ब्राउनियन मोशन क्या होता है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने अक्सर कभी कुछ इस तरह से मान लीजिए कि एक हम सॉल्यूशन लेते हैं, एक पानी ले लिया मान लीजिए, इस पानी के अंदर आपने कुछ पत्थर डाल दिए, कुछ कंकड़ डाल दिए इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर आपने कुछ पत्तियां डाल दी ऐसे घास, ये सब वो हैं जो पानी में तैर सकते हैं। ठीक है,
नीचे जमने वालों की बात नहीं कर रहा। अगर ये पानी के अंदर अगर हम इनको हिला दे, कचरे को पानी के अंदर कचरा डाल दिया और कचरे को हिला दिया, तो ये कैसा मोशन करता है ना? तो याद रखिएगा कि सर ये तो इसकी गति बता सकते हो किस डायरेक्शन में जाएगा, आप कभी नहीं बता सकते कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। पानी के अंदर आपने कुछ कचरा डालकर उस पानी को हिला दो, अच्छा फिर कभी देखोगे कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तो दोस्त एक चीज माइंड में आती है हमारे, वो क्या आती है कि इनका जो मोशन है वो फिक्स नहीं होता, तो इसमें अनियमित गति होती है। कैसी गति होती है? अनियमित गति होती है, जिसे हम टेढ़ी मेढ़ी भी बोल सकते हैं। तो इसमें अनियमित या टेढ़ी मेढ़ी गति होती है ना? इंग्लिश में इस टेढ़ी मेढ़ी गति को आप जिग-जैग मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिग-जैग मोशन कहते हैं। फाउंड इन, ठीक है, कोलॉइड सॉल्यूशन या कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड लिख लेते हैं, कोलॉइडल लिख लो। तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, जो कोलॉइड विलयन होते हैं, उनके अंदर किस प्रकार का मोशन देखने को मिलता है? जिग-जैग मोशन देखने को मिलता है। तो जो कोलॉइड सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर जिग-जैग मोशन देखने को मिलता है, अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति देखने को मिलती है। मतलब ये जो पार्टिकल होते हैं किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसे ही ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। उम्मीद है अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, एक लड़का है ये आधे पेज का कमेंट टाइप कर रहा है, देख लेते हैं कि इन भाई साहब का क्या है। ठीक है, इतना लंबा तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। टिंडल इफेक्ट डेफिशिएंसी क्या है ये बताओ। टिंडल इफेक्ट का डेफिनेशन क्या है बेटा? ये फिजिक्स का है। टिंडल इफेक्ट जो होता है आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैंने बस इतना कहा आपसे, आपको फिर भी डेफिनेशन जाननी है, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो मैं सुना दूंगा, लिखूंगा नहीं। ठीक है, टिंडल इफेक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जब प्रकाश जो किरण होती है वह पुंज के रूप में आगे बढ़ती है, तो प्रकाश किरण के पुंज में देखो प्रकाश जो होता है, इसके लिए आपको टिंडल इफेक्ट पढ़ने से पहले प्रकाश के बारे में ध्यान रखना होगा। प्रकाश जो होता है वो क्या होता है? वो दोहरी प्रॉपर्टी रखता है, डबल प्रॉपर्टी रखता है। वो एक तो वेव की तरह आगे बढ़ता है और दूसरा पार्टिकल की तरह। प्रकाश के जो पार्टिकल होते हैं वो फोटोन पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? फोटोन पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब क्या होता है? कण। आपने विलियन पढ़ा था, सॉल्यूशन पढ़ा था, जिसमें पार्टिकल विजिबल होते हैं वो क्या होता है? कोलॉइड होते हैं, और जिसमें नहीं होते वो क्या होता है? तो दोस्त आप समझ गए कि वो क्या होता है? वो आपका ट्रू सॉल्यूशन या समांगी विलयन होता है। बात समझा इस बात को? अब यहां समझना, इस भाई ने 1.5 पेज का सिर्फ ये पूछा कि टिंडल प्रभाव की परिभाषा बताइए, तो ना तो मैं टिंडल प्रभाव की परिभाषा यहां लिखूंगा क्योंकि आपकी केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, फिजिक्स का है। हां, लेकिन मैं आपको ये जरूर समझा दूंगा कि ये होता क्या है। अब ये प्रकाश जब यहां से एंटर होता है तो प्रकाश भाई सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश की प्रॉपर्टी होती है, लाइट की प्रॉपर्टी होती है। तो जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश एक सरल रेखा में आता है, तो दोस्त यहां पर क्या चीज सामने आती है? यहां पर ये आती है कि प्रकाश के अंदर हमें कुछ कण दिखाई देते हैं, जिन्हें हम ऐसे अलग करते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। तो दोस्त यही घटना जो होती है टिंडल इफेक्ट कहलाती है, जो प्रकाश के, याद रखना, स्कैटरिंग के फलस्वरूप हमें दिखाई देती है। और इसे में मेन चीज जो होती है वो प्रकाश पुंज होता है, लाइट बीम होती है। अब स्कैटरिंग में फिर पूछोगे स्कैटरिंग क्या होती है, तो ये पूरा फिजिक्स का लाइट चैप्टर पढ़ना पड़ जाएगा अपने को, इसलिए बस इतना ध्यान रखो कि लाइट बीम के कारण होता है। चलो, ये ब्राउनियन मोशन आपने पढ़ लिया। अब मैं आपको लेके चलता हूं उस वाले पार्ट पर जहां हमें ये चीज पढ़नी थी, मिश्रण का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की हमें बात करनी थी। तो भाई मिश्रण के पृथक्करण की जो विधियां हैं वो कौन-कौन सी हैं और उन्हें हम किस तरह से पढ़ेंगे, आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। मिश्रण के पृथक्करण की विधियां, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सर ये क्या होता है? मिक्सचर का सेपरेशन क्या है? जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास में चीनी का पानी है, अगर आपको मैं कहूं चीनी को आपको अलग करना है, सेपरेट करना है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं? बेटा मैं कमेंट नहीं लूंगा, मुश्किल से 50 मिनट क्लास होती है, 50 जवाब देंगे, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है और मेरी भी लिंक टूट जाती है, क्योंकि हम एक चीज के पढ़ाने के बाद दूसरी चीज हमारे माइंड में सोचते हैं और इस चीज को यहां पर अप्लाई करते हैं और आपको बताते हैं। अगर इस चीज को पढ़ाते हुए मैं आपके जवाब देने लग जाऊंगा, एक तो ये लिंक मेरी टूट जाएगी। मैंने हम जो इमेज जनरेट करते हैं, कहानी जनरेट करते हैं कि आज हमें 30-40-50 मिनट में आपको ये कहानी बतानी है, वो कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज है, एंड में मैं आपके 2-3 मिनट आपके कमेंट ले लूंगा, बीच में नहीं लूंगा एक भी कमेंट। ठीक है, आइएगा यहां पर। सबसे पहली चीज की हम यहां पर बात करते हैं भाई कि नंबर 1 पर, नंबर 1 पर जिस पृथक्करण की मेथड की हम बात करते हैं वो आपकी क्या होगी? तो भाई हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन। क्या होती है? क्रिस्टलीकरण। देखो एग्जांपल समझोगे तो चीजें काम में आएगी, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती इनकी, इनके एग्जांपल पूछे जाते हैं कि इसका पृथक्करण किससे किया जाता है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज होती है, तो फिर आप इस चीज को एक्सप्लेन कैसे करोगे, इस चीज का वर्णन कैसे करोगे? क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं। देखो दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि हम किसी भी सॉलिड, जो जैसे आप ये समझिए मेरे पास में एक ऐसा मिश्रण है, एक ऐसा सॉल्यूशन है, ठीक है, आप समझना कि जैसे मान लीजिए कि पानी के अंदर मैंने कोई चीज खोली, लेकिन वो पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है, तो अगर मैं उसको फिल्टर पेपर से छानने का कोशिश करूंगा तो वो अलग हो जाएंगी। तो मिश्रण से ठोस विलय का जो पृथक्करण होता है ना, सॉलिड, याद रखना, सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉलिड सॉल्यूट होता है, उसका सेपरेशन, मिश्रण से ठोस विलय पदार्थ का जो पृथक्करण होता है, इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो दोस्त एक सिंपल सी बात, मिश्रण, मैं ब्लैक लूंगा नहीं तो फिर कुछ आएंगे सर, डार्क कलर लीजिए। मिश्रण से ठोस विलय पदार्थों का पृथक्करण, मिश्रण से ठोस विलय पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है ना, याद रखिएगा। अब मैं कह सकता हूं कि है ना, सॉलिड, है ना, याद रखना, सॉल्यूट सेपरेटेड बाय मिक्सचर, क्या कह सकता हूं? सॉलिड सॉल्यूट सेपरेटेड बाय मिक्सचर। मिश्रण से ठोस पदार्थों को हटाना, जैसे कि आप ये समझिए, है ना, ये क्या कहलाएगा? ये इसी तरह की घटना कहलाएगी। तो मिश्रण को गर्म करने पे हो सकता है, ये बहुत सारी चीजें होती है, क्रिस्टल बन जाएंगे। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं उदाहरण के तौर पर, फॉर द एग्जांपल, ठीक है, समझिएगा कि क्या एग्जांपल होगा। जैसे सॉल्ट वाटर हो गया, हिंदी में कहें तो नमक का पानी। जब हम इस नमक के पानी की बात करते हैं, तो इस नमक के पानी को हम क्या करते हैं? आप कभी भी केमिस्ट्री के अंदर इस तरह का निशान देखें तो ये निशान हीट को या ऊष्मा को दर्शाता है। हम इसको ऊष्मा देते हैं, हम इसको गर्म करते हैं। तो दोस्त यहां पर आपको क्या प्राप्त हो जाता है? NaCl, सॉल्ट। ठीक है दोस्त, याद रखना, NaCl प्राप्त हो जाएगा, सॉल्ट। ये जो NaCl होगा, सॉल्ट होगा, ये क्रिस्टल होता है। आप करके देख लेना नहीं तो घर पे। क्रिस्टल जो होता है वो एक्चुअल में ठोस होता है, सॉलिड होता है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मिश्रण से हम किसको अलग करेंगे? ठोस विलय को अलग करेंगे, सॉलिड को अलग करेंगे। तो इसी घटना की बात की थी। हम सॉलिड सॉल्यूट को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। तो ये देखो कि सर ये पानी कहां गया? तो दोस्त जो जल था, ठीक है, जो आपका वाटर था, ये कहां चला गया? ये जलवाष्प बन गया, ये वाटर वेपर बन के गैस के रूप में उड़ गया। तो ये जो बना, ये जो बचा, ये दोस्त ये क्या कहलाया? ये क्रिस्टल कहलाया। या क्या कहलाया? क्रिस्टल कहलाया। ठीक है, ओके।
तो ये चीज देखिए आपने। इसी तरह से शक्कर, शक्कर का पानी। अब आपके माइंड में आएगा ये तो वाष्पीकरण कहलाएगा। नहीं भाई, वाष्पीकरण में गैस के तौर पर अलग चीज होती है। हमें यहाँ पर हमेशा आप इस चीज को मत देखना कि गर्म किया तो वाष्पीकरण की घटना होगी, नहीं। समुद्री पानी को सुखा करके जब हम प्राप्त करते हैं, क्रिस्टल के तौर पर प्राप्त करते हैं, वहां वाष्पीकरण होगा। लेकिन जहां हमने इसको हीट प्रदान की, हमने खुद दी है, नेचुरल घटना नहीं हुई। तो ये मैं कह सकता हूं कि हमने यहाँ जो मिश्रण था, जो मिक्सर था, वो गर्म करने पर प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? गर्म करने में। सिंपल सा मैंने आपको डेफिनेशन समझाया कि गर्म करने पर इस चीज को प्राप्त कर रहे हैं। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में? एग्जाम में प्रश्न या तो इससे आएगा या इससे आएगा, बस इतनी चीज है। तो वो डेफिनेशन जो आधी आधी 5-5 6 लाइन, कोई मतलब नहीं है। उस डेफिनेशन का सारांश एक लाइन में। आपसे प्रश्न ऐसा आएगा कि जब किसी विलयन से ठोस पदार्थ का पृथक्करण किया जाता है, किस विधि से करते हैं? ठोस कणों के पृथक्करण के लिए विलयन से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो भैया क्रिस्टल, है ना, क्रिस्टलाइजेशन का। सिंपल सी बात है। दूसरी चीज ये बोल सकते हैं, जब नमक के पानी को गर्म किया तो नमक के क्रिस्टल प्राप्त हुए। क्रिस्टल मतलब ठोस कण। तो वो मेथड क्या कहलाती है? वो आपकी क्या कहलाती है दोस्त? याद रखिएगा, क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। एक सिंपल सा जवाब था, इसको देखिए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद। देखो ये होता है समझने का खेल। तो समझ जाता है वो कर जाता है, नहीं तो दिक्कत बरकरार बनी रहती है। और क्या? चलो कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं है, बहुत बढ़िया। गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। सेकंड, आसवन। देखो आसवन को इंग्लिश में डिस्टिलेशन कहा जाता है। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, डिस्टिलेशन। क्योंकि आपने पेट्रोलियम का सेपरेशन पढ़ा होगा 6th 7th स्टैंडर्ड के अंदर, छोटी क्लास के अंदर। वहां पर आप पढ़ते हैं प्रभाजी आसवन। एंड आसवन में क्या होता है? देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, मैं प्यारा एग्जांपल देता हूँ। अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और एल्कोहल जो है वो लगभग लगभग बॉईल हो जाता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों के टेंपरेचर में अंतर है। यहाँ से अंतर है। जैसे आप ये समझिए कि आप समझते हो 2 थप्पड़ में, और आपका भाई समझता है 3 थप्पड़ में। कितने थप्पड़ में? 3 थप्पड़ में। तो अगर आपके भाई को 2 थप्पड़ मारे जाए तो वो समझेगा क्या? वो 3 में समझता है, तो एक और पड़ेगा उसको तब समझेगा। लेकिन जैसे आपको 2 पड़ गए तो आप समझ जाओगे कि नहीं? क्या समझ जाएंगे? तो आप 2 थप्पड़ में समझे, लेकिन आपका भाई कितने थप्पड़ में समझा? कैसे? वो 3 थप्पड़ में समझता है। 3 से कम में वो नहीं समझता। अब देखो यहाँ समझना कि एज इट इज यहाँ क्या होता है। अगर देखो मैंने पानी और एल्कोहल का मिश्रण ले लिया और मैं इनको क्या करता हूँ? गर्म करता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, है ना, यहाँ पर जलवाष्प के रूप में कौन उड़ेगा? पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है ना, और जो एल्कोहल है वो 63 डिग्री पे उबलेगा। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपको 2 थप्पड़ लगाऊं, आपके भाई को 3 थप्पड़ लगाऊं, क्योंकि आप 2 में समझते हो और आपका भाई 3 में समझता है, तो पहले कौन समझेगा? मुझे ये बताओ। आप दोनों में से पहले कौन समझेगा? या अगर मैं टेंपरेचर की बात कर लूं तो एल्कोहल 63 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बॉईल होता है और पानी 100 डिग्री पर बॉईल होता है। मुझे बताओ पहले इनमें से गैस में कौन जाएगा? है ना भाई, तुम समझोगे? भाई बिल्कुल ठीक है सर, हम 2 थप्पड़ में समझ जाएंगे। तो भाई पहले छोटी संख्या समझे मतलब 2 थप्पड़, और फिर बड़ी संख्या मतलब 3 थप्पड़। आया समझ में? तो डिस्टिलेशन में यही होता है। डिस्टिलेशन में क्या होता है? ऐसे मिश्रण होते हैं जिनके जो टेंपरेचर होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। तो इस विधि में 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग क्वथनांक वाले पदार्थ होते हैं, तो उनका सेपरेशन होता है। तो अलग अलग क्वथनांक होंगे तो नंबर 1 पर एल्कोहल अलग हो जाएगा, देन पानी अलग हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो देखो दोस्त, अगर मैं इस विधि की, इस मेथड की आपसे बात करता हूं, तो इस विधि से 2 या 2 से अधिक, है ना, इस विधि से 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, याद रखिएगा, अलग अलग क्वथनांक वाले पदार्थों का पृथक्करण होता है। तो इस विधि में क्या करते हैं? 2 या 2 से, ठीक है। स्कंदन क्या होता है? स्कंदन का मतलब रुकना। ब्लड स्कंदन की बात कर रहे हो, क्लोटिंग, थक्का जमना। स्कंदन मतलब थक्का जम जाना। अब ये चीज समझना, इस विधि से 2 या 2 से अधिक प्रकार के जो अलग अलग क्वथनांक वाले पदार्थ होते हैं उनको अलग किया जाता है। इन दिस मेथड, है ना, 2 और मोर देन 2, याद रखिएगा, मेटर्स डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। तो याद रखना, इन डिस्टिलेशन, इन डिस्टिलेशन सेपरेटेड और मोर देन 2 डिफरेंट बॉइलिंग टाइप ऑफ मैटर। इसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जिनका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, उनका सेपरेशन किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए, ठीक है, वाटर प्लस एल्कोहल, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 63 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। मत याद रखो क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे। आप तो ये याद रखो, नंबर 1। नंबर 2 पेट्रोलियम। अब देखो दोस्त, पेट्रोलियम जो होता है ना, ये जिस मेथड से अलग होते हैं, जिसमें कम क्वांटिटी होती है, सिर्फ 2 होते हैं, जैसे कि एल्कोहल हो गया और पानी हो गया। मैंने एग्जांपल के लिए आपको ये चीज समझाई। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तुम्हें पढ़ा भी नहीं रहा, तो वो तो समझ में आएगा भी नहीं। इसमें से कुछ नहीं आया हो तो पूछ लीजिए कि सर ये 2 समझ में नहीं आया, ये पदार्थ समझ में नहीं आया, ये आसवन समझ में नहीं आया, तो ये मैं समझा कुछ तो होता ही नहीं है, ठीक है। और कुछ समझ नहीं आया तो इसका इलाज भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझना कि कुछ पढ़ा ही नहीं था तो कुछ समझ में आया ही नहीं, ठीक। जय माता दी, मौज करो, ठीक है। रील देखो, सब समझ में आएंगे। सर एल्कोहल को एक जगह से दूसरी जगह तक गैस के रूप में ले जा सकते हैं भाई, इसके लिए पूरी पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, हवा में उड़ा के तो ले जा नहीं सकते, ठीक है।
हवा में उड़ा के तो ले जा नहीं सकते, और जब तुम पाइपलाइन बिछा के ले जाओगे तो उधर एक प्लांट डालना पड़ेगा, क्योंकि गैस से वापस से आप उसको लिक्विड में बदलोगे तो आपको कंडेंसेशन संघनन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है। हाँ, इसे कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन, जब दो ही पदार्थ होते हैं। ठीक है, साधारण आसवन कहते हैं इसको। लेकिन पेट्रोलियम का जिससे किया जाता है इसे सिलेक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। देखो पेट्रोलियम में आपको समझाता हूं कैसे है ना। सिलेक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है चयनकारी पृथक्करण। अब पेट्रोलियम में क्या होता है तो समझना, पेट्रोलियम के अंदर से सबसे पहले पेट्रोलियम गैस अलग होती है जो 40 डिग्री पर ही हो जाती है, तो पेट्रोलियम गैस जिससे आगे चलकर एलपीजी बनती है, तो पेट्रोलियम गैस अलग होता है। फिर आगे चलकर एक और गैस अलग होती है जिसे नेफ्था कहते हैं, तो नेफ्था गैस अलग होती है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो 100 डिग्री के आसपास में पेट्रोल अलग होता है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो मिट्टी का तेल केरोसिन अलग होता है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो डीजल का सेपरेशन होता है। इन सभी के जो टेम्परेचर है ना सेपरेट होने के वो अलग अलग है, सबके तापमान अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोस्त याद रखिएगा। तो पेट्रोलियम है ना, नेफ्था, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सब इस रूप में पाए जाते हैं। व्हाट इज दिस क्वथनांक? क्वथनांक का मतलब दोस्त यहाँ पर मैंने लिखा है बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज दिस क्वथनांक? ये देखो ना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो इस मेथड का उपयोग या तो वाटर प्लस अल्कोहल सेपरेशन में, पेट्रोलियम में सिलेक्टिव डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। क्या ये समझ में आई आपको? डिस्टिलेशन समझ में आया बेटा? ये एक बार अच्छे से देख लो यार, क्योंकि ये थोड़ी सी है ना। ठीक है, हाँ, इसका एक नाम और भी होता है, इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। है यही, कोई अंतर नहीं। फ्रैक्शनल का मतलब आप फ्रैक्शन करते हो ना, अलग अलग भागों में बांटते हो, वो चीज। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको इतने अच्छे लेवल से हम पढ़ा के आगे बढ़ेंगे, आपको कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। नंबर 3, वर्ण लेखन। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? देखो मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं इसका, समझना कि क्या होता है। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, समझना। आपने कभी मान लीजिए कि नल से पानी को टपकते देखा है, तो नल के साइड में व्हाइट कलर की लेयर जम जाती है, कभी देखा है? नल से पानी जहां टपकता रहता है, नल के साइड में व्हाइट कलर की लेयर जम जाती है। हाँ भैया देखा है। मुझे एक बात बताओ कि वो जो ठोस पार्टिकल जमे, क्या वो पहले से वहां हुआ करते थे? पानी के अंदर दिखाई देते थे कि नहीं? सर वो होते हैं लेकिन दिखते नहीं थे, बस यही चीज है। जैसा आप ऐसे समझना कि एक रिंग लगी हुई है ये वाली, और एक रिंग लगी हुई है ये वाली। इस रिंग के ऊपर मैंने क्या करा, एक बेल्ट लगा दिया इस तरह से। ठीक है, मैंने इस रिंग के ऊपर ये बेल्ट लगा दिया। अब ये बेल्ट जो है ना, आपको मैं दिखाता हूँ, ये इस तरह से गति कर रहा है, ये पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ठीक है, ऐसे। अब ये जब इस डायरेक्शन में ऐसे गति कर रहा था, कैसे गति कर रहा था? ये ऐसे गति कर रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। अब थोड़ी देर में इस बेल्ट को मैंने घुमाना शुरू किया, मैंने सोचा क्यों ना इस बेल्ट के ऊपर एक लिक्विड को गिराया जाए। क्या किया जाए? एक लिक्विड को गिराया जाए। तो मैंने इसके ऊपर एक लिक्विड को यहाँ से गिराना शुरू कर दिया। अब मैं कुछ समय बाद ये पाता हूँ कि काले रंग का लिक्विड था, तो इस बेल्ट के ऊपर एक काले रंग की परत जमा हो जाती है, इस तरह से एक काले रंग की परत जमा हो जाती है, ऐसी। बात समझे आप? तो जब मैं एक बेल्ट लगातार घूम रहा था, उसके ऊपर मैं पानी गिरा रहा था, वो कलर्ड पानी था। तो वो कलर्ड पानी क्या हुआ, कुछ समय बाद उस बेल्ट के ऊपर कलर जो है ना वो दिखाई देने लगता है, और पानी यहाँ से भैया वो नीचे की ओर में टपकना शुरू हो जाएगा कि हाँ सर देखा ऐसा। नल में आपने देखा होगा, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। तो इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, इनकी अवशोषण क्षमता अलग अलग थी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो पावर होती है, कैपेसिटी जो होती है, वो अलग अलग होती है। तो उन पदार्थों का पृथक्करण इससे किया जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कैसे। ठीक है, तो मैं पहले इसके बारे में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इस विधि द्वारा अलग अलग अवशोषण क्षमता वाले पदार्थों का पृथक्करण होता है। ठीक है, इन दिस मेथड डिफरेंस याद रखना, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मैटर ऑफ, है ना। तो डिफरेंट एब्जॉर्प्शन, है ना। एब्जॉर्प्शन मतलब अपने अंदर ग्रहण करने की जो पावर होती है उसको कहते हैं, है ना। कैपेसिटी, अब जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है दोनों की। डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ मैटर सेपरेट बाय दिस मेथड। और अगर आपने स्कूल में इसे पढ़ा होगा, तो स्कूल में एक अलग लाइन बोली जाती है। स्कूल में इसके बारे में बोला जाता है कि रंगीन पदार्थों का पृथक्करण से करते हैं। किसका करते हैं? रंगीन या कलर्ड जो पदार्थ होते हैं उसका पृथक्करण इस विधि द्वारा किया जाता है। किसका? रंगीन का। ठीक है, तो रंगीन रंगीन अवयव का पृथक्करण इसे करते हैं। स्कूल में इसके लिए ये बोला जाता है कलर अवयव का मतलब, है ना। अवयव देखो, अवयव के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसे हम क्या कह सकते हैं, तो भाई या तो आप इसे मेटर ही कह दो, कलर्ड मैटर सेपरेटेड बाय दिस मेथड, या अवयव का मतलब पर्टिकुलर किसी चीज को, जैसे पानी के अंदर कलर है तो यहाँ रंग को हम अवयव कह सकते हैं, तो कोई एक ही बात है ना। तो कलर्ड मैटर सेपरेट सेपरेटेड बाय दिस मेथड। अब इससे किस किस, है ना, इतना ही लिख लो, एग्जांपल के लिए जगह नहीं। अब इससे किस किस का पृथक्करण किया जाता है, सेपरेशन किया जाता है, उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए। जैसे इस बेल्ट के ऊपर अगर मैं कोई कलर वाला पानी गिराऊंगा तो कलर वाला बेल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सब बिल्कुल हो जाएगा, है ना। जैसे रंग का, बेटा मैं, आप एक बच्चा बोल रहा है सर सेंटेंस पूरा लिखो और टेंस के थ्रू लिखो, नहीं लिखना भाई, मुझे क्या बोलना है, क्या करना है बताइए।
ठीक है भाई, जितना शॉर्ट लिख पाऊंगा उतना लिखूंगा मैं, मुझे कॉपियां नहीं भरवानी आपकी। ठीक है, और आपको लग रहा है कि मैं सेंटेंस बना करके विस्तार लिखूंगा तो आप लिखिए, आपको मना ही नहीं है, लेकिन हम इतना ही लिखेंगे, है ना भाई। इसको मुझे एक बात बताओ, कलर मैटर सेपरेटेड, ये भी वही आपको फील देगा जो आप 1.5 लाइन में लिखोगे, सारांश तो दोनों का वही होगा ना। जैसे मैं आपसे कहता हूं, ठीक है, आप अगर मान लीजिए आप ये लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज करी, तो भाई साहब आप ये चीज इतने में भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक 1665 कोशिका और ब्रैकेट में खोज। अब इसके लिए आप मुझसे वो डिमांड कर रहे हैं। देखो आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या पता है, जब कोई टीचर अच्छा पढ़ाते हैं ना, तो कैसे भी करके एक ऐसी कमी को सामने प्रस्तुत किया जाए जो औचित्य में है ही नहीं। मैं चीजों को सरल कर रहा हूं, फिर भी आपके माइंड में कोई ना कोई कैसे भी करके कुछ ऐसी चीज लाई जाए कि किसी भी तरह से या तो क्लास डिस्टर्ब हो जाए, या फिर उस टीचर के पढ़ाने की लिंक तहस नहस कर दें हम, या फिर एक ऐसी चीज को हम ला दें जो हमारे लिए मायने नहीं रखती, हमारे काम की नहीं। तो आप रॉबर्ट हुक 1665 में कोशिका की खोज करी, ये भी वही फीलिंग देगा। अब आप क्या करें पता है, सन 1665 में रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक के द्वारा कोशिका की खोज की जाती है, तो 2 लाइन भरने का क्या औचित्य निकला जब आपकी आधी लाइन में काम हो रहा है। थोड़ा दिमाग लगाओ, रिवीजन कर पाओगे नोट्स के थ्रू जो आप मुझसे डिमांड कर रहे हो, रिवीजन कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोस्त अभी मैंने आपको क्या समझाया, देखो मैंने आपको ये बताया, देखो अवशोषण का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पानी है, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि कहीं कुछ और रखा है, क्या इसके अंदर पानी है, और मान लेते हैं कि ये पॉलीथीन है, और एक कपड़ा ले लेते हैं कहीं पड़ा व्हाइट साइड में नीचे, तो इधर तो है नहीं, ये शर्ट है। ठीक है, अगर मैं शर्ट पे इस पानी को डालूं और इस पॉलीथीन पे डालूं, बताओ कौन जल्दी अवशोषित करेगा, मुझे बस इतना बता दो, इस पानी को कौन इजीली ग्रहण करेगा। आप कहोगे सर ये शर्ट करेगा इस पानी को ग्रहण, तो बात समझ में आई, ग्रहण करने का मतलब उसको एक्सेप्ट करना। अब देखो ये जो बेल्ट चल रहा था ना, इन 2 पहियों के ऊपर आपने ऐसा बेल्ट चलते हुए देखा होगा, आटा चक्की में चलता है, आपने ऐसा बहुत सी जगह जनरेटर में चलता देखा होगा। इस तरह से इन बेल्ट के ऊपर एक कपड़ा लगा करके जब मैं कलर वाला पानी डालता हूं, तो कुछ समय बाद मैं ये प्राप्त करता हूं कि जो कलर था वो उस बेल्ट के ऊपर जम जाता है और बचा हुआ पानी नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बेल्ट पानी को अवशोषित नहीं कर रहा है, लेकिन बार पानी नीचे गिर रहा है, बार-बार पानी नीचे गिर रहा है, इस कारण से वो रंग को अवशोषित कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जो कलर, याद रखिएगा, मैटर होते हैं, है ना, या फिर रंगीन, या जो रंग का पृथक्करण होता है, जो कलर का सेपरेशन होता है, उसका इसके द्वारा किया जाता है। इसी तरह से हार्मोन एक प्रकार के केमिकल होते हैं, तो मान लीजिए कि किसी केमिकल के अंदर हार्मोन है, उसको भी इस तरह से सेपरेट किया जाए तो वो भी अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो भी इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं। तो विटामिन का पृथक्करण इनके थ्रू किया जाता है। उम्मीद है अब समझ में आया होगा। तो भाई इसके द्वारा हार्मोन का भी सेपरेशन किया जाता है ना, सारे हार्मोन का नहीं, जो बाहर से हम कहीं से प्राप्त करते हैं उनको या बनाते हैं जिनको। सीधा सा एग्जाम में प्रश्न आएगा, रंगों का पृथक्करण किस विधि से किया जाता है। ठीक है, तो रंगों का पृथक्करण किस मेथड से करते हैं। रंग को क्या बोलते हैं? वर्ण। वर्ण का मतलब क्या होता है? कलर। एक सिंपल सी एक साधारण सी बात थी जो आप नहीं समझ पाए। देखो हर जगह लंबा लिखना जरूरी नहीं होता, समझना जरूरी होता है, और यहीं से प्रश्न इतने में से ही आपके बनेंगे दोस्त, इतनी मेरी गारंटी है। उन डेफिनेशन में से, उन लंबी लाइनों में से प्रश्न कभी एग्जाम में नहीं बनते, है ना। उनको पढ़ना भी, रिवीजन करना भी एक अपने आप में क्या हो जाता है, टास्क हो जाता है। चलिए आइएगा अगली चीज देखते हैं, नंबर 4। नंबर 4 पर मैं जिस मेथड की बात करता हूं उसे कहते हैं अवसादन, है ना, या फिर एक काम करो निस्तारण पढ़ लेते हैं पहले। अवसादन और निस्तारण साथ में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अवसादन एवं निस्तारण। ठीक है, अवसादन एवं निस्तारण। अब देखिएगा क्या होता है अवसादन। अवसादन का मतलब होता है सेडिमेंटेशन, और निस्तारण का मतलब होता है डिकेशन। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, सेडिमेंटेशन एंड, ठीक है, डिकेशन, हाँ बिल्कुल, डिकंटेशन। अब इसको बिना एग्जांपल के आप समझ ही नहीं सकते। मैं आपको यहां पर 2-3 जार लेकर के समझाने का प्रयास करता हूं। आपने कभी पानी के अंदर मिट्टी घुली हुई देखी होगी। पानी मतलब वाटर, ये सॉइल है, मिट्टी है। तो पानी के अंदर आपने मिट्टी को घुला हुआ देखा होगा तो मटमेला पानी दिखाई देता है। लेकिन इस पानी को अगर हम कुछ समय तक इसी तरह से रखें तो ये पानी हमें इस तरह से दिखाई देने लग जाता है कि इस पानी के अंदर नीचे की तरफ ये जमा हो जाता है और ऊपर की ओर पानी रह जाता है। तो कुछ समय बाद नीचे की ओर हम क्या देखते हैं, मिट्टी को देखते हैं। जो मिट्टी होती है वो तल में बैठ जाती है, और ऊपर की तौर पर क्या रहता है, पानी, वाटर। ठीक है, तो ये आपका सॉइल जो था वो इस तरह से दिखाई दिया। ये जो घटना कहलाती है ये अवसादन कहलाती है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब जो ऐसी अशुद्धियां होती है जो तली में बैठ जाती है ना। तो दोस्त याद रखना, जो सेडिमेंटेशन पार्ट होता है वो इस तरह से पाया जाता है। जैसे ऑयल और वाटर का भी सेम चीज होती है, वो आपस में कभी घुलते नहीं, उनको निस्तारण द्वारा अलग करते हैं। तो ये जो घटना हो गई, अवसाद हो गए, तो याद रखिएगा मिट्टी का तली में बैठना, तो ये अवसाद कहलाते हैं, ये सेडिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, इनका तली में बैठना, नीचे बैठ जाना, ये भारी कण जो होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। समझ में आया आपको? ये भारी कण नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं। ओके, और अगली चीज समझना कि जैसे मान लीजिए यही वाला जो पानी था, यही वाला जो पानी था, अगर मैं आपसे कहता कि ये इस तरह से भरा हुआ है कि इसकी तली में क्या हो गए, ये हो गया, और ऊपर पानी भरा हुआ है। जब इसको आप क्या करते हो, बिना हिलाए, इस पानी को बिना हिलाए, इस तरह से यहाँ पर ये भरा हुआ है, इस पानी को आप बिना हिलाए क्या करते हो, नीचे की ओर अलग करने का काम करते हो। अब यहां से आप इस पानी को बिना हिलाए जब नीचे की ओर गिराते हो, है ना, तो ये घटना आपको क्या कहलाती है, ये निस्तारण कहलाती है। आपने गांव में एक वर्ड सुना होगा, मैं आपको उसको लिखता हूं, नितारना। किस किस के घर में छाछ बनती है, मुझे एक बात बताओ, किस किस के घरों में छाछ बनती है, छाछ किस किस के घर में बनती है, बताओ। इसे ही डिकंटेशन कहते हैं। बिना हिलाए अशुद्धि हटाना, किस किस के घर में छाछ बनती है, बताओ। आपने कभी छाछ का पानी धीरे धीरे ऊपर से निकाला होगा, छाछ का पानी हटाया ऊपर का, गाड़ी छाछ रखने के लिए क्या करते हैं, उस छाछ के मटके को बिना हिलाए धीरे धीरे पानी हटाते हैं, ऐसे करके हटाते हैं कि नहीं। बहुत बढ़िया, उसी घटना को क्या कहा जाता है, निस्तारण कहते हैं, नितारना कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं, नितारना कहते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अशुद्धि
इम्प्यूरिटी को बिना हिलाए पृथक करना, वही घटना है ये नितारना, वही घटना है ये डिकेंटेशन। छाछ क्या होता है, क्या बोलते हैं आपके इधर छाछ को? बटर मिल्क बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अब आपके इधर पर्टिकुलर भाषा में क्या बोलते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन है ना। उदाहरण के लिए आप किसका सेपरेशन कर सकते हैं यहाँ पर? ऑयल प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर का सेपरेशन कर सकते हैं। ऑयल ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा, हल्के से निकाल करके आप उस चीज को अलग कर सकते हैं, डिकेंटेशन कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी का कल करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल, ठीक है ना। इसमें एक और बचे हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन बचा है ना, पेपर क्रोमेटो पेपर तो हो गया, फिल्ट्रेशन बचा है, देन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो एक आध पार्ट इसका और है, कल की क्लास की होगी। थैंक यू सो मच।